ओके तो हम इस टॉपिक पे थे स्कोप ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। स्कोप ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। इस फर्मेंटेशन में हमने उसकी डेफिनेशन कवर की थी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डिफाइन किया था। इसमें भी क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स यूज करते हुए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। और दूसरा हम फिर बायोटेक्नोलॉजी को हमने डिफाइन किया था और हमने ये कंक्लूड किया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि मॉडर्न एरा में हम बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन अगर उसको डेफिनेशन देखी जाए, उसकी टेक्निक्स देखी जाए तो इट इज वेरी सिमिलर टू फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में भी हम ये करते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। वो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं या तो वो रेयर होते हैं या वो फिर जो है बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। फर्मेंटेशन में भी हम यही सब कुछ कर रहे होते हैं और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। अगर हम अच्छा, और दूसरा हमने ये भी बात की थी कि बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल डिफरेंट साइंसेस के साथ डिफरेंट साइंसेस भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। इसी तरह से अगर बायोटेक्नोलॉजी के साथ हम माइक्रोबायोलॉजी यूज करते तो वहां पर हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई। तो ये सब चीजें जो है बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा होती हैं। इट हैज इट्स रूट्स विद फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी कि हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए वाइन प्रोडक्शन, चीज प्रोडक्शन, मीट एंड बियर प्रोडक्शन, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ, आई थिंक ये भी हम पढ़ चुके थे लेकिन एक इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमें 4 मेन कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1 इज प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। फर्मेंटेशन यूज करते हुए हम डिफरेंट सेल्स या कोई स्पेसिफिक सेल फॉर्मेशन, स्पेसिफिक बायोमास प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जो है जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवाना है, जो बायोमास चाहिए होता है, उसके लिए हम जो है उसके कल्चरल कंडीशंस जो होती हैं उनको बहुत प्रिसाइजली, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आए कि जो ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं उसका ग्रोथ रेट क्या है, वो क्या, और टेम्परेचर उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चाहिए जिसमें वो बहुत इजीली और बहुत रैपिडली ग्रो हो सके। तो फिर पहला स्टेप, और वैसे भी फर्मेंटेशन का पहला स्टेप क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। जब और ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास बायोमास होगा तो फिर उतने ही ज्यादा क्वांटिटी में वो आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा, उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी का आपको प्रोडक्ट मिलेगा और फिर आप उसको सेपरेट कर लोगे। तो पहला स्टेप ही प्रोडक्शन ऑफ बायोमास होता है। और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से हम बायोमास भी प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम बायोमास प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, हम मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स 2 तरह के होते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आपके पास जो है सारे बेसिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ऑर्गेनिज्म बेसिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवाता है जो कि उसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो है ज्यादातर बैक्टीरिया लॉग फेज में या एक्सपोनेंशियल फेज में प्राइमरी प्रोडक्ट्स बना रहा होता है। इसमें अगर प्राइमरी प्रोडक्ट्स की एग्जांपल की बात की जाए तो मेरे ख्याल से मैंने लिखवाई थी या नहीं, खैर इसमें इथेनॉल प्रोडक्शन, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, और क्या था, सिट्रिक एसिड भी था, और क्या था, लाइसिन। मैंने अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया था कि कोराइनी बैक्टीरियम जो है लाइसिन प्रोड्यूस कर, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर बात की जाए तो इसमें मेनली जो है एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं जो बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवा सकता है, इंक्लूडिंग पेनिसिलिन, बैक्टीरियोसिन, और कोई बताई थी, चलो बस अभी ध्यान में यही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स।
ठीक है। और मॉडिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स क्या होता है कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहा था वो अब बना सकता है। हम उसके अंदर जो है जीन इंसर्ट करवा देते हैं या फिर उसकी जीन एक्टिवेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो अगर कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था तो वो अब उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, या फिर कोई प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा था तो उसकी मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट है अब वो बनाएगा। ठीक है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। इसमें वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि हमने बिल्कुल ही ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक जो उसका मेकअप है वो पूरा चेंज कर देते हैं। हम दूसरा कोई डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हुए दूसरा कोई एंजाइम जो ऑर्गेनिज्म को एक प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं कर रहा था या फिर बहुत कम प्रोडक्शन हो रही थी, तो हम क्या करते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जीन्स लेते हैं और वो जीन्स जो है इस ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करवा देते हैं और फिर वो जब कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। और ये फर्मेंटेशन, ये भी जो है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से हमें मिल सकता है। इसके बाद आ जाते हैं स्कोप ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। इसका स्कोप क्या है? तो ज्यादातर जो हम इसके स्कोप पे बात करेंगे इट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में फर्मेंटेशन या बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है? तो बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस हुई वो हुई 1985 में। मतलब 1985 वो एरा था जब बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही थी, बहुत ज्यादा बूम, बायोटेक्नोलॉजी मार्केट बहुत बूम पर थी पाकिस्तान में। मतलब वैसे तो ये स्टार्ट हो चुकी थी 1980s में, लेकिन इसका जो यूज ज्यादा हो रहा था वो 1985 से शुरू हुआ। इट मेनली फोकस ऑन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो पहला इनका जो फोकस था वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट था, और क्रॉप इम्प्रूवमेंट में भी जो पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स हैं उनको टारगेट किया गया था। जो मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान है वो है राइस एंड कॉटन। ठीक है। राइस एंड कॉटन पाकिस्तान में बहुत प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसकी इस क्रॉप को इम्प्रूवमेंट के लिए जो है हमने बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए। तो पाकिस्तान ने फिर जो है इसमें वायरस रेजिस्टेंट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट कॉटन प्लांट प्रोड्यूस किया जो कि वायरस रेजिस्टेंट था। दूसरा सैलिनिटी टॉलरेंट था। सैलिनिटी टॉलरेंट यानी हार्ड वाटर को भी जो है हार्ड वाटर रेजिस्टेंट कॉटन भी प्रोड्यूस करवाई गई। इसके अलावा दूसरे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के ऊपर भी काम किया गया। अच्छा, ये जो कॉटन और राइस की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि नंबर वन इसके ऊपर बहुत पहले से भी काम हो रहा था और इसमें काफी सारी इम्प्रूवमेंट भी आई। तो कॉटन में हमने बहुत नंबर वन इसकी क्वालिटी भी इंक्रीज की, हमने इसकी जो है क्वांटिटी भी इंक्रीज की। तो अब हम कह सकते हैं कि अब ये जो कॉटन इंडस्ट्री है या कॉटन में जो हम ये जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करवाते हैं अब वो कमर्शियल लेवल पे चली गई है कि अब हम उसकी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो अब तक की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो अब तक सिर्फ फील्ड लेवल तक हुई है, यानी फील्ड में ही उनकी जो है जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की है। वो अभी जो है क्या नाम है, अभी वो कमर्शलाइज लेवल पर नहीं गई हैं। सो ये दूसरी क्रॉप्स जो है लाइक फॉर एग्जांपल शुगर, पोटैटो, टोमेटो, इनमें भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हुई है। इसमें भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज करके क्रॉप इम्प्रूवमेंट की गई है, लेकिन इसमें लेकिन इनको जो है फील्ड स्टेज तक ही इनकी मॉडिफिकेशन हुई है। ये कमर्शियल लेवल तक अभी तक इसलिए भी नहीं गए क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं उसको, गाइडलाइंस कौन सी होती है याद नहीं आ रहा मुझे, तो जो क्या ये मतलब अप्रूव नहीं हुई है अभी फॉर कमर्शलाइजेशन। ठीक है। तो हमने कॉटन में जो है वायरस रेजिस्टेंट कॉटन बनाई, सैलिनिटी टॉलरेंट कॉटन बना लिए। इसके अलावा नो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप
No genetically modified crop has been approved for commercial cultivation so far in Pakistan. ड्यू टू पाकिस्तान बायोसेफ्टी रूल की गाइडलाइंस पे जो है ये अभी तक उतरती नहीं है, इसी वजह से ये अप्रूव नहीं हुई है फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन. Many Asian countries, including Pakistan, giving high priority to plant biotechnology research to improve productivity, farmers' livelihood, driving rural development, meeting food security. जिन चीजों पे अब तक पाकिस्तान काम कर रहा है, priority to plant biotechnology, ज्यादातर पाकिस्तान ने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पे काम किया है, उसी पे रिसर्च की है for improving the production of desired product, farmer livelihood. अच्छा, उनकी फार्मर्स की जो है ट्रेनिंग की जाती है, उसके अलावा रिसर्च वगैरह ये सब जो हो रही है बायोटेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने की. अच्छा जी, उसके बाद जो है बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री हैज अपीयरिंग, अच्छा, it has been appearing as big shareholder in local and global economy. इंटरनेशनली और नेशनली बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा इसमें डेवलपमेंट हो रही है. इसलिए क्योंकि हमारे सामने अभी फिलहाल जो सिचुएशंस है जो अब हम देख रहे हैं वो क्या देखते हैं कि हमारे पास पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं. इसलिए क्योंकि हमारे जो फॉसिल रिजर्व्स थे वो कम होते जा रहे हैं. ठीक है, जो हमारे पास हम पेट्रोल वगैरह या डीजल जो होते हैं या फिर जो फ्यूल होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, हम इन्हीं फॉसिल रिजर्व जो हमारे पास हैं हम उसी से लेते हैं. तो ये रिजर्व जो है अब आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी डिमांड होती जा रही है, बहुत ज्यादा इनकी प्रोडक्शन हो चुकी है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी जो है ये रिजर्व जो है खत्म होते जा रहे हैं. अब जब ये खत्म होते जा रहे हैं तो हम ज्यादा रिलाय किस पे कर सकते हैं, हम रिलाय कर सकते हैं इन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस पे, ताकि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकें. ठीक है, अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हमने इससे पहले भी बात की कि हम ये जो प्रोडक्ट्स हैं हम मेडिकल लेवल पे भी, हेल्थ केयर लेवल पे भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज करते हुए फ्यूल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसके अलावा डिफरेंट बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम बायोटेक्नोलॉजिकल या फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ताकि हमें जो है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन सके. तो इट हैज स्कोप इन डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट. डायग्नोसिस के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज करें ताकि अगर कोई डिजीज है तो उसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए. जितना अर्ली डिटेक्शन होगी उतना जो है हम उसको जल्दी क्योर कर सकेंगे. एग्रीकल्चर टू मेडिसिन, एग्रीकल्चर से लेकर मेडिसिन तक हर जगह जो है बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है. एंड फ्रॉम रिमीडिएशन टू जीन मैनिपुलेशन, हमारी लैंड पर सॉइल में हो जाता है उसकी डिग्रेडेशन के लिए हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, तो हम उसे कहते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो रिमीडिएशन. ओके, ठीक है. अच्छा जी, और क्या हो रहा है? जीन मैनिपुलेशन, फिर वही आ गई डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हम जब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस पे जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स पे जा रहे हैं, तो हम फिर वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गई है. तो इसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा. ठीक है, फॉर सेल एंड मार्केटिंग टू रिसर्च डेवलपमेंट, इसके अलावा रिसर्च डेवलपमेंट में भी जो है बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है. टू मैन्युफैक्चर, क्वालिटी कंट्रोल, एश्योरेंस वगैरह वगैरह. ठीक है, provide the mankind with the safest germ free high nutrition food which is also resistant to pathogen. ऐसा प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज सेफ टू यूज, जर्म फ्री है, हाईली न्यूट्रिशियस है और रेजिस्टेंट टू पैथोजन. अच्छा जी, तो अब बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में है उसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं. करंटली 29 इंस्टीट्यूट इन कंट्री आर वर्किंग. ठीक है,
ये मोर देन 29 बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट फिलहाल हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं। तो इसमें से भी लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोड्यूस की जा सके, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जा सके। फर्स्ट plant tissue culture laboratory was established by National Agriculture Center in Islamabad in 1982। 1982 में जो है ये फर्स्ट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी प्रोवाइड की गई बाय नेशनल एग्रीकल्चर सेंटर इन इस्लामाबाद। और इन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा तरक्की की है बायोटेक्नोलॉजी में। इन्होंने जो है ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किया, ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किया विच वाज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स इन 1983। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग कंसंट्रेट ऑन द रिसर्च इन। इसके अलावा दूसरा एक और इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन लोगों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किए जो कि रिसर्च करते हैं ऑन जो कि जिनकी जो ज्यादा रिसर्च होती है वो प्लांट डेवलपमेंट या प्लांट इम्प्रूवमेंट पे, इन्वायरमेंटल एंड मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी पे होती है। तो इन्होंने भी जो है बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जो कि मतलब जिनको अब ऐसी टेक्निक्स इन्होंने बताई और ऐसे प्रोडक्ट्स इन्होंने प्रोड्यूस किए जिनको अब इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है कंसिडर किया जाता है और दूसरे इंटरनेशनल कंपनीज भी जो है उनके टेक्निक्स को यूज करते हुए मॉडिफाइड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। इंस्टीट्यूट हैव प्रोड्यूस्ड biotechnological based solution which may help to eliminate Pakistan recurring cotton leaf कर्ल वायरस। अच्छा, ये जो वायरस है ये बहुत ही एक वबाले जान बना हुआ था पाकिस्तान में, खास तौर पे कॉटन इंडस्ट्री में, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये वायरस जो है क्या है कॉटन प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो कॉटन प्रोडक्शन होती है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जो लीव्स होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं। ठीक है, कर्ल हो जाते हैं तो इट मींस तो ये वायरस जब इसके ऊपर अटैक करता है तो इसकी वजह से जो है कॉटन प्रोडक्शन अफेक्ट होती है। इसके अलावा ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये इसी के पढ़ रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिकल इंजीनियरिंग। ये ठीक है, इसी ने जो है ये कुछ ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करें दैट आर रेजिस्टेंट टू कॉटन लीफ कर्ल वायरस। इसी तरह से इसी इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसे बैक्टीरियम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर यूज करते हुए कुछ ऐसे बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाए दैट हेल्प इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड यूरेनियम एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, बायो माइनिंग के थ्रू जो है इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाया जो कि कॉपर एंड यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और बलूचिस्तान की जो डिफरेंट माइंस हैं उनमें ये टेक्निक्स यूज की जा रही हैं दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस इंस्टीट्यूट जो निपजी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने जो टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की है, जो मेथड बताए हैं उसको यूज करते हुए जो है हम बायो माइनिंग से यूरेनियम एंड कॉपर रिजर्व जो है उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है द सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का इंस्टीट्यूट है। अच्छा, वैसे ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट है वो पंजाब साइड पर ही है जो बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये इंस्टीट्यूट है द सेंटर ऑफ फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का है। इसने भी बहुत तरक्की की है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में। इन्होंने भी जो है डिफरेंट लेबोरेटरीज, डिफरेंट रिसर्च सेंटर इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कि इन्हीं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस पे जो है रिसर्च करते हैं। अच्छा, ये वाला जो सेंटर है इसने ज्यादातर जो काम किया है वो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी पे किया है। इन्होंने जो है more than 45 restriction enzymes discover किए that interfere with DNA replication।
ठीक है, इन्होंने मोर देन 45 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जो कि रेडियल एप्लीकेशन में यूज होते हैं, यूज या उसको इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ऐसे मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए जिससे अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस एंड कैंसर